ट्रंप की तुरंत तेहरान खाली करने की चेतावनी, बोले अमेरिका के प्रेसिडेंट ट्रंप, न्यूक्लियर डील साइन न करना है मूर्खता। कनाडा पहुंचे पीएम मोदी, G7 समिट में लेंगे हिस्सा, वैश्विक नेताओं से भी करेंगे मुलाकात। थोड़ी देर में कनाडाई पीएम से भी मिलेंगे मोदी। एयर इंडिया की यूएस मुंबई विमान में तकनीकी खामी, कोलकाता में उतारे गए यात्री। फ्लाइट नंबर AI-180 सैन फ्रांसिस्को से कोलकाता होते हुए जा रही थी मुंबई। और गुजरात से महाराष्ट्र तक बारिश का कहर, कई इलाके हुए जलमग्न, यातायात देखा गया ठप। मैं हूं आपके साथ निशु शर्मा। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की, और बुलेटिन में सबसे पहले बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कनाडा दौरे की। पीएम मोदी कनाडा पहुंच चुके हैं, जहां उनका गर्मजोशी से स्वागत किया गया है। उनके स्वागत में प्रवासी भारतीय समुदाय और कनाडाई अधिकारियों ने पारंपरिक अंदाज में अभिनंदन किया। उत्साही भीड़ ने मोदी मोदी के नारों के साथ प्रधानमंत्री का स्वागत किया है। प्रधानमंत्री मोदी यहां से अल्बर्टा के क्नासेक्स के लिए रवाना होंगे, और जहां वे 51वें G7 शिखर सम्मेलन में विशेष आमंत्रित अतिथि के रूप में भाग लेंगे। ये सम्मेलन वैश्विक आर्थिक, पर्यावरणीय और भू राजनीतिक मुद्दों पर संवाद और सहयोग के लिए एक प्रमुख मंच है। प्रधानमंत्री ने अपने आगमन पर ट्वीट करते हुए कहा कि G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए कनाडा के कैलगरी पहुंच गया हूं। शिखर सम्मेलन में विभिन्न नेताओं से मुलाकात करूंगा और महत्वपूर्ण वैश्विक मुद्दों पर अपने विचार भी साझा करूंगा। ग्लोबल साउथ की प्राथमिकताओं पर भी जोर दूंगा। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, ईरान पर G7 का जॉइंट स्टेटमेंट सामने आया है। ईरान कभी न्यूक्लियर हथियार नहीं रख सकता, G7 की ओर से कहा गया है। इजराइल ईरान के बीच तनाव घटाने की जरूरत है, ये बात भी यहां पर कही गई है। तेहरान में इजराइल का भीषण हमला हुआ है। IDF ने उत्तर पूर्वी तेहरान में मिसाइलें दागी हैं। बिल्डिंग से धुएं की तस्वीरें जो हैं सामने आ रही हैं, यानी बिल्डिंग से धुएं का गुबार उठता हुआ सामने आ रहा है। ईरान पर G7 का यह बयान सामने आया है, जहां पर G7 ने कहा है कि इजराइल ईरान के बीच तनाव घटाने की जरूरत है। तेहरान में इजराइल का भीषण हमला भी देखा गया है, जहां इजराइल डिफेंस फोर्स यानी IDF ने भीषण हमला यहां पर किया है, और बिल्डिंग से धुएं का गुबार उठता हुआ भी सामने आया है, जहां पर इसकी तस्वीरें भी कुछ सामने आई हैं। और इजराइल ईरान के बीच तनाव घटाने को लेकर G7 की ओर से जोर दिया गया है। IDF ने उत्तर पूर्वी तेहरान में मिसाइलें दागी हैं, और मिसाइलें दागने के बाद कई बिल्डिंग्स को भारी क्षति हुई है, भारी नुकसान यहां पर पहुंचा है, जिसके चलते कुछ तस्वीरें भी सामने आई, जिसमें धुएं का गुबार उठता हुआ साफ नजर आ रहा है। और इजराइल और ईरान के बीच टेंशन जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर आपको बता दें, ईरान में भारतीय दूतावास ने एडवाइजरी जारी की है। तेहरान में भारतीय नागरिकों को दूतावास से संपर्क करने को कहा गया है। भारतीय नागरिकों को तुरंत दूतावास से संपर्क करने को कहा गया है। भारतीय दूतावास ने हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है। ये हेल्पलाइन नंबर भी आपको बता रहे हैं 9890101445 इसी के साथ दूसरा हेल्पलाइन नंबर जो है वो भी जारी किया गया है 989128109115 पर संपर्क किया जा सकता है। भारतीय नागरिकों से तेहरान से बाहर जाने की अपील की जा रही, क्योंकि तेहरान में भीषण हमले हो रहे हैं और भारतीय नागरिकों को सुरक्षित जगहों पर जाने की सलाह दी जा रही है। और इसी के साथ दूतावास के साथ संपर्क साधने को भी कहा जा रहा है, जिसके जरिए जो है आने वाले समय में भारतीय जो वहां पर मौजूद है उनको सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा सके। और लगातार नजर जो है बनी हुई है भारतीय सरकार की वहां के हालातों पर भी, इसलिए दूतावास से संपर्क साधने के लिए हेल्पलाइन नंबर्स भी जारी किए गए हैं। आगे बढ़ेंगे, आपको बता दें कि कनाडा से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साइप्रस दौरे पर रहे, जहां साइप्रस ने अपने सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से प्रधानमंत्री को नवाजा। 23 वर्षों में साइप्रस की यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को साइप्रस के राष्ट्रपति ने सम्मानित किया है। यहां उन्होंने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी संबोधित किया। माना जाता है कि इस यात्रा
भारत और साइप्रस के रिश्तों को नई रणनीतिक दिशा मिलने की उम्मीद है, जो वैश्विक और क्षेत्रीय स्तर पर स्थायित्व, शांति और प्रगति के लिए साझा लक्ष्य को मजबूत भी करेगी। साइप्रस द्वारा सिक्योरिटी काउंसिल में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन करने के लिए हम आपके आभारी हैं। पश्चिम एशिया और यूरोप में चल रहे कॉन्फ्लिक्ट को लेकर हम दोनों ने चिंता व्यक्त की है। इनका नकारात्मक प्रभाव केवल उस क्षेत्र तक सीमित नहीं है। हम दोनों मानते हैं कि यह युद्ध का युग नहीं है। संवाद से समाधान और स्थिरता की बहाली ये मानवता की पुकार है। मेडिटरेनियन क्षेत्र के साथ कनेक्टिविटी बढ़ाने पर भी हमने बात की। हम सहमत है कि इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर से क्षेत्र में शांति और समृद्धि का मार्ग प्रशस्त होगा। राष्ट्रपति जी, मैं आपको भारत यात्रा के लिए सादर निमंत्रित करता हूं। टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, हेल्थ, एग्रीकल्चर, रिन्यूएबल एनर्जी, क्लाइमेट जस्टिस जैसे क्षेत्रों में आपसी सहयोग पर भी विस्तार से बात हुई है। साइप्रस में योग और आयुर्वेद के प्रसार को देखकर हम उत्साहित हैं। भारतीय टूरिस्ट के लिए भी साइप्रस एक पसंदीदा डेस्टिनेशन है। उनके लिए डायरेक्ट एयर कनेक्टिविटी बनाने पर जोर दिया जाएगा। हमने निश्चय किया कि मोबिलिटी एग्रीमेंट को जल्द पूरा करने के लिए काम किया जाएगा। अपनी साझेदारी को स्ट्रेटेजिक दिशा देने के लिए हम अगले 5 वर्षों के लिए एक ठोस रोडमैप बनाएंगे। रक्षा और सहयोग को और मजबूती देने के लिए द्विपक्षीय डिफेंस कोऑपरेशन प्रोग्राम के तहत रक्षा उद्योग पर बल दिया जाएगा। साइबर और मैरीटाइम सिक्योरिटी पर अलग से डायलॉग शुरू किया जाएगा। क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के विरुद्ध भारत की लड़ाई में साइप्रस के सतत समर्थन के लिए हम बहुत बहुत आभारी हैं। आतंकवाद, ड्रग्स और आर्म्स की तस्करी की रोकथाम के लिए हमारी एजेंसीज के बीच रियल टाइम इंफॉर्मेशन एक्सचेंज का मैकेनिज्म तैयार किया जाएगा। हम दोनों सहमत हैं कि हमारे आपसी व्यापार और निवेश में बहुत पोटेंशियल है। टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, हेल्थ, एग्रीकल्चर, रिन्यूएबल एनर्जी, क्लाइमेट जस्टिस जैसे क्षेत्रों में आपसी सहयोग पर भी विस्तार से बात हुई है। साइप्रस में योग और आयुर्वेद के प्रसार को देखकर हम उत्साहित हैं। भारतीय टूरिस्ट के लिए भी साइप्रस एक पसंदीदा डेस्टिनेशन है। उनके लिए डायरेक्ट एयर कनेक्टिविटी बनाने पर जोर दिया जाएगा। हमने निश्चय किया कि मोबिलिटी एग्रीमेंट को जल्द पूरा करने के लिए काम किया जाएगा। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से, जहां दिल्ली में 33 आयुष्मान आरोग्य मंदिरों का उद्घाटन होगा। सीएम रेखा गुप्ता ने
आरोग्य मंदिरों का उद्घाटन किया है और भारत सरकार की पहल है कि आयुष्मान आरोग्य मंदिर लोगों को बेहतर इलाज के लिए मुहैया कराया जाए और उसमें तमाम सुविधाएं जो है लोगों के लिए दी जाएंगी, जिसके जरिए बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं लोगों तक पहुंच सके। और 33 आयुष्मान आरोग्य मंदिरों का उद्घाटन हुआ है। सीएम रेखा गुप्ता ने आरोग्य मंदिरों का उद्घाटन यहां पर किया है। और इसी के साथ आपको बता दें कि तमाम जो मोहल्ला क्लिनिक्स पहले आम आदमी पार्टी सरकार में चलाए जा रहे थे उनको बदलकर अब जो है आयुष्मान आरोग्य मंदिरों का उद्घाटन यहां पर रेखा गुप्ता ने किया है। और देखिए तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जहां पर बकायदा साथिया और इसी के साथ फीता काटकर इन आरोग्य मंदिरों का उद्घाटन किया गया है। और ये कवायद भी है कि लोगों को अब बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्थाएं जो है मुहैया कराई जाएं, उसकी कवायद जो है इन तस्वीरों से साफ शुरू होते हुए नजर आ रही है, जहां पर सीएम रेखा गुप्ता आपको नजर आ रही हैं और यहां पर फीता खोलकर उन्होंने इन आरोग्य मंदिरों का उद्घाटन कर दिया है। कुल मिलाकर 33 आरोग्य मंदिर ये होने वाले हैं जिसमें बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं लोगों को मिलेंगी। आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने रायसेन में प्रबुद्ध जनों से संवाद किया है। साथ ही लाडली बहनों को लाडली बहना योजना की 25वीं किश्त का अंतरण भी किया है। उन्होंने बेलखेड़ा बरगी जिला जबलपुर में आयोजित कार्यक्रम में भाग लिया तो वहीं विरोधियों पर जमकर निशाना भी साधा। माता बहनों के उस गौरवशाली अतीत के साथ आज जब मैं आपको लाडली बहना के माध्यम से 25वीं हमारी सरकार बनने के बाद 1250 की राशि डाल रहा हूं, ये राशि आपके जीवन में क्या महत्व रखती है ये तो आप ही बताते हो। हमारी एक बहन गंगा बहन इंदौर जिले के पास रहने वाली 1250 रुपया महीना से अपने घर में भी खर्च करते करते कुछ बचाते हुए सिलाई मशीन लाती है, सिलाई मशीन के बाद किराने की दुकान चलाती है। एक सीता बहन बकरी खरीद लेती है, बकरियों के माध्यम से अपने घर में एक नई आय का रास्ता ढूंढती है, एक एक पैसा बचा करके। अरे बहनों की जिंदगी बेहतर करने के लिए इन बहनों से पूछो, 1,29,00,000 के आसपास बहनें थी और ऐसी बहनों के लिए प्रति महीने हमारी सरकार 1550 करोड़ रुपया हर महीने रक्षाबंधन मनाती है, इसका आनंद महसूस करती है। आप बताओ कोई कांग्रेसी आए तो इनको कांच बताना, मांस मिटो तुमको कहाँ पहुंचा दिया है। तुम्हारे तो कर्म ही खराब है, इतनी हमारी जवानियां खराब कर दी तुमने। अब बच्चों का भाग्य बन रहा, रात तो छोड़ो दिन में भी बिजली चल रही है, पहले रात में नहीं मिलती थी। देखो कैसा समय आया, ये है समय। ये किसान भाई बहन जिनको किसानों को भी किसान सम्मान निधि दिलाते हैं, किसानों का पैसे का सवाल नहीं, लेकिन सम्मान तो है। जैसा सीमा पे जवान ऐसा खेत का किसान, दोनों बराबर होना चाहिए। बेलाखेड़ा के अंदर जब स्कूल कॉलेज की बात कर रहा हूं तो आपने कहा कि यहाँ कॉलेज खोलना चाहिए। क्यों खोलना चाहिए? क्या बेलखेड़ा में शासकीय महाविद्यालय खोलने की घोषणा करता हूं। आपने कहा कि राजस्व कार्यालय में 6 वर्ष से सहमत होकर चालू हो रहा चल रहा है, लेकिन अनुविभागीय कार्यालय का भवन और शासकीय आवास ये बनना बाकी है। इसके लिए कुछ धनराशि चाहिए। अरे जब हमारा प्रशासन सुशासन की तरफ जा रहा है, विकास के सारे पैमाने पूरे कर रहे हैं, तो ऐसे में ऑफिस और उनके रुकने की व्यवस्था होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? इधर से आवाज आना चाहिए, होना चाहिए। तो मैं करने की घोषणा करता हूं, आपके यहां पर यह भी निर्माण कार्य कराए जाएंगे। हमारी सरकार ने विरासत से विकास का संकल्प लिया है, इसलिए रानी दुर्गावती आदिवासी अंचल की वो वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी, जिसके नाम पर सागर विश्वविद्यालय हमने बनाया, रानी दुर्गावती के नाम पर 2-2 कैबिनेट की बहनों की जिंदगी बेहतर करने के लिए
उनके नाम पर एक योजना कोदो कुटकी में खरीदने वाली योजना के लिए प्रति क्विंटल 1,000 रुपए की सब्सिडी उस पे भी चालू की। आगे बढ़ेंगे। छत्तीसगढ़ राज्य में शिक्षा के क्षेत्र में ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करते हुए एक नया आयाम स्थापित किया गया है। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के कुशल नेतृत्व और दूरदर्शी नीति के चलते आज प्रदेश का प्राथमिकता से जो है हायर सेकेंडरी तक कोई भी स्कूल शिक्षक विहीन नहीं रहा है और राज्य की एकल शिक्षीय शालाओं की संख्या में 80% की कमी आई है। ये परिवर्तन युक्तिकरण के जरिए संभव हो पाया है और इसका उद्देश्य राज्य के शैक्षणिक संसाधनों का न्याय संगत इस्तेमाल, शिक्षकों की तर्कसंगत पदस्थापना और इसी के साथ शिक्षा के अधिकार अधिनियम के साथ नई शिक्षा नीति की भावना के तहत स्कूलों में आवश्यकता के अनुरूप टीचरों की भर्ती की जा रही है। गौरतलब है कि प्रदेश में 453 विद्यालय शिक्षक विहीन और 5,936 विद्यालयों में महज एक ही शिक्षक पदस्थ थे। विशेषकर सुकमा, नारायणपुर और बीजापुर जैसे दूरस्थ और संवेदनशील जिलों में प्रॉब्लम ज्यादा थी, जिसे दूर करने के लिए राज्य सरकार ने जिला, संभाग और राज्य स्तर पर 3 चरणों से शिक्षकों की काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू की। नतीजन अब प्रदेश का कोई भी स्कूल शिक्षक विहीन नहीं रहा है और सभी हाई स्कूलों में न्यूनतम आवश्यक शिक्षक नियुक्त किए जा चुके हैं। आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने वाराणसी दौरे के दौरान जिले में चल रही विभिन्न विकास परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की है। बैठक में उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि सभी परियोजनाओं को निर्धारित समय सीमा के भीतर और गुणवत्ता के साथ पूरा किया जाए ताकि आम जनता को अधिकतम लाभ इसके जरिए मिल सके। बैठक में स्थानीय सांसद, जनप्रतिनिधि और वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे। बता दें कि मुख्यमंत्री ने बाद में शहर के कुछ विकास स्थलों का निरीक्षण भी किया है और लोगों से संवाद कर योजना का जमीनी स्तर पर जायजा लिया है। कर्नाटक में विश्व पर्यावरण दिवस 2025 के अवसर पर राजधानी बेंगलुरु में इको वॉक का भव्य आयोजन किया गया। इस जागरूकता कार्यक्रम की शुरुआत विधान सौधा से हुई, जिसे राज्य के उप मुख्यमंत्री डी.के. शिव कुमार और वन, पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण मंत्री ईश्वर खांडरे ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री शिव कुमार, मंत्री ईश्वर खांडरे सहित बड़ी संख्या में पर्यावरण प्रेमी, छात्र, सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि और नागरिक शामिल हुए। प्रतिभागियों ने पर्यावरण संरक्षण और जैव विविधता बचाने और हरित जीवन शैली अपनाने का संकल्प लिया है। तो ईश्वर खांडरे ने जागरूकता बढ़ाई है, जहां पर पर्यावरण संरक्षण को लेकर जन समर्थन मिलता हुआ नजर आया है और यहां पर जन सैलाब उमड़ा है, जिसमें छात्र भी शामिल रहे और इको वॉक का आयोजन यहां पर किया गया, जिसमें भारी संख्या में छात्रों की मौजूदगी दर्ज की गई। इसके जरिए लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया गया है। पर्यावरण संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक यहां पर किया गया और इसी के साथ भारी जन समर्थन भी इस इको वॉक को प्राप्त हुआ, क्योंकि भारी तादाद में बच्चों से लेकर तमाम लोग इस इको वॉक में शामिल हुए। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी का अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ राजकोट में किया गया। उन्हें 21 तोपों की सलामी दी गई, जिससे समूचे वातावरण में शोक और सम्मान का माहौल बन गया और अंतिम संस्कार समारोह में देश के वरिष्ठ नेता और गणमान्य अतिथि मौजूद रहे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत, मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल सहित अनेक वरिष्ठ अधिकारी और जनप्रतिनिधि इसमें उपस्थित रहे और दिवंगत नेता को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। उत्तराखंड के केदारनाथ में हुई दुर्भाग्यपूर्ण हेलीकॉप्टर दुर्घटना में जान गंवाने वाले लेफ्टिनेंट कर्नल राजवीर सिंह चौहान उनके जयपुर स्थित निवासी शास्त्री नगर में पूरे सैन्य सम्मान के साथ अंतिम विदाई उन्हें दी गई। वे इस हादसे में जान गंवाने वाले 7 लोगों में शामिल थे। उनकी अंतिम यात्रा में शोक की लहर के बीच कई गणमान्य लोग शामिल हुए। उनकी पत्नी लेफ्टिनेंट कर्नल दीपिका चौहान ने गहरे दुख के साथ उन्हें अंतिम विदाई दी। राजस्थान सरकार में मंत्री और पूर्व सैन्य अधिकारी कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर भी श्रद्धांजलि देने के लिए यहां पर पहुंचे और परिजनों को ढाढस बंधाया।
एयर इंडिया के दुर्भाग्यपूर्ण विमान हादसे में जान गंवाने वाले कैप्टन सुमित सबरवाल का पार्थिव शरीर आज मुंबई के पवई स्थित उनके आवास पर लाया गया। कैप्टन सबरवाल 12 जून को अहमदाबाद से लंदन जा रही फ्लाइट में पायलट इन कमांड थे, जो टेक ऑफ के तुरंत बाद तकनीकी खराबी के चलते दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। हादसे ने देश भर को स्तब्ध कर दिया और विमानन क्षेत्र में एक गहरी क्षति दर्ज की गई है। तो मुंबई आवास पर उनका पार्थिव शरीर पहुंचा है। कैप्टन सुमित सबरवाल जो कि मेन पायलट थे, 265 से ज्यादा लोग जिन्होंने इसमें जान गंवाई है उसमें कैप्टन सुमित सबरवाल भी शामिल थे और उनका पार्थिव शरीर जो है मुंबई आवास पर पहुंचा। एयर इंडिया हादसे में उनकी जान गई थी और पूरे सम्मान के साथ यहां पर अंतिम विदाई उन्हें दी गई। श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए तमाम गणमान्य जन भी यहां पर पहुंचे। राजस्थान प्रशासनिक सेवा RAS मुख्य परीक्षा 2024-25 का आयोजन आज से शुरू हो गया। परीक्षा 2 पालियों में आज और कल आयोजित की जा रही है। जयपुर और अजमेर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर कड़ी निगरानी और सुरक्षा व्यवस्था के बीच अभ्यर्थी परीक्षा देने पहुंचे। राजधानी जयपुर में 48 परीक्षा केंद्र जबकि अजमेर में 29 केंद्र बनाए गए हैं। बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों की मौजूदगी के चलते केंद्रों के बाहर भारी भीड़ देखी गई है। वहीं पुलिस और प्रशासन द्वारा सुचारू व्यवस्था सुनिश्चित की गई। RAS मुख्य परीक्षा राज्य की सबसे प्रतिष्ठित प्रतियोगी परीक्षाओं में से एक मानी जाती है, जिसके जरिए राजस्थान सरकार के विभिन्न प्रशासनिक संवर्गों में नियुक्ति होती है। विभिन्न राज्यों मानसून ने रफ्तार पकड़ ली है। हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान के कई हिस्सों में तेज बारिश दर्ज की गई है, जिससे कुछ इलाकों में जनजीवन पर असर पड़ा है। आपको बता दें कि शिमला के कई इलाकों में तेज बारिश से मौसम सुहाना हो गया है, लेकिन पहाड़ी क्षेत्रों में फिसलन इसके जरिए बढ़ गई है और इसी के साथ लैंडस्लाइड का खतरा भी यहां पर बढ़ गया है। 4 तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। प्रशासन ने सतर्कता बरतने की अपील की है। नवी मुंबई के तुर्भे रेलवे स्टेशन परिसर में भारी बारिश के चलते जलभराव हो गया है। इससे ट्रेन संचालन में भी बाधा उत्पन्न हुई है। स्थानीय प्रशासन द्वारा जल निकासी के प्रयास किए जा रहे हैं। अहमदाबाद शहर के कई हिस्सों में तेज बारिश हुई, जिससे सड़कों पर पानी भर गया और ट्रैफिक भी इसके चलते प्रभावित हुआ है। नगर निगम ने ड्रेनेज व्यवस्था को दुरुस्त करने की कवायद शुरू कर दी है। अजमेर में भी कई क्षेत्रों में भारी वर्षा दर्ज की गई। कुछ निचले इलाकों में पानी भरने से नागरिकों को परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में इन राज्यों में और बारिश होने की संभावना है। लोगों को सतर्क रहने और मौसम बुलेटिन पर नजर रखने की सलाह दी जा रही है। फिलहाल ये 4 तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर राजस्थान के अजमेर से, दूसरी तस्वीर गुजरात से और ये 4 तस्वीरें जिसके जरिए आप समझ सकते हैं कि बारिश के बाद क्या कुछ हालात बने हुए हैं। हालांकि कई इलाकों में जलमग्न जैसी स्थितियां बन गई हैं, लेकिन भीषण गर्मी से लोगों को राहत यहां पर मिली है। तो 4 तस्वीरें हैं, जहां पर पहली तस्वीर राजस्थान से है, जहां पर बौछार पड़ने के बाद क्या कुछ स्थिति तस्वीरों में आप देखिए, भीषण गर्मी से यहां पर लोगों को राहत मिली है। तो वहीं दूसरी तस्वीर गुजरात से है, वहां पर भी बारिश हुई है। अगली तस्वीर महाराष्ट्र से, यहां पर बारिश होने के चलते कई इलाकों में जलमग्न जैसी स्थिति बन गई है, पानी भर गया है। तो वहीं अगली तस्वीर शिमला से है। हालांकि शिमला एक पहाड़ी क्षेत्र होने के नाते यहां पर लैंडस्लाइड का खतरा बढ़ गया है और इसी के साथ साथ यहां पर लोगों से सतर्क रहने को कहा जा रहा है, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र में मुश्किलें जो है दोगुनी हो जाती हैं जब बारिश होती है। लेकिन इस बीच भीषण गर्मी से लोगों को राहत मिली है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन लोगों को सतर्क रहने को भी इस बीच कहा जा रहा है। श्री भद्रकाली अम्मन मंदिर में पारंपरिक नृत्य गुम्मी के आयोजन को देखने और उसमें भाग लेने के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। यह आयोजन मंदिर परिसर में धार्मिक श्रद्धा और सांस्कृतिक उत्साह के साथ संपन्न हुआ। इस विशेष अवसर पर विशेष अभिषेक और दीप प्रार्थना भी की गई, जिसमें भक्तों ने आस्था के साथ भाग लिया। पूजा अर्चना के बाद हुए गुम्मी नृत्य में महिलाओं और युवतियों ने पारंपरिक वेशभूषा में रंगारंग प्रस्तुति दी। गांव की समृद्ध परंपराओं और सांस्कृतिक विरासत को दर्शाते इस आयोजन के स्थानीय लोग और भक्तगण और पर्यटन बड़ी संख्या में शामिल होने के लिए पहुंचे। मंदिर प्रबंधन ने बताया कि आयोजन देवी के प्रति श्रद्धा और समुदाय में एकता का प्रतीक है। तो भारी तादाद में श्रद्धालु जो है इसमें शामिल होने के लिए पहुंचे। मंदिर में भक्तों का भारी सैलाब उमड़ता हुआ नजर आया, जहां पर विशेष अभिषेक और दीप प्रार्थना संपन्न की गई।
और मंदिर की कुछ तस्वीरें भी सामने आई हैं जो आपको दिखा रहे हैं, जहां पर लोगों की ओर से जो तमाम श्रद्धालु यहां पर पहुंचे, रंगारंग प्रस्तुति यहां पर दी गई है। पारंपरिक नृत्य जो है गुम्मी वो भी यहां पर किया गया, जिसमें महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया है। जैसे कि आप तस्वीरों में देख सकती हैं, बुजुर्ग महिलाओं से लेकर तमाम महिलाओं ने इस गुम्मी नृत्य में भाग लिया है। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।